नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं डॉक्टर आमोद मनोचा आज आपके लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग सेशन लेकर के आया हूँ और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर बहेटी। इनके बारे में जो भी बोलूँगा कम है। अगर आपने कभी भी अपनी ज़िंदगी में एक किताब लिखने का सपना देखा है और वो मेडिसिन से रिलेटेड किताब है, तो इनसे अच्छी गाइडेंस आपको कोई नहीं दे सकता। आज ये सेशन ऑर्गेनाइज़ करने का मेरा यही मकसद था कि बहुत सारे लोग हैं हमारे जान-पहचान में या ऐसे हमारी कम्युनिटी में जो कि मेडिसिन से जुड़े हुए हैं और वो अपनी ज़िंदगी में एक किताब लिखना चाहते हैं ताकि उनके जाने के बाद भी एक लेगेसी रहे और लोग इंस्पायर हो पाएँ। तो मैंने ऐसे ही एक ऑथर, एडिटर एक प्रख्यात राइटर को ढूँढा है, उनका नाम है डॉक्टर बहेटी। इनको मैं ऐसे जानता हूँ क्योंकि इन्होंने मुझे अपनी किताब में एक चैप्टर लिखने का मौका दिया था और इन्होंने इतनी सारी किताबें लिखी हैं कि इट इज़ एन इंस्पिरेशन। सो लेट अस वेलकम डॉक्टर बहेटी। नमस्कार सर। नमस्कार, मैं डॉक्टर द्वारकादास बाहेती मुंबई से हूँ और लीलावती हॉस्पिटल में पेन फिजिशियन बोल के काम कर रहा हूँ। बेसिकली आई एम एनेस्थेटिस्ट, लेकिन 15 साल 20 साल एनेस्थीसिया करने के बाद मुझे महसूस हुआ कि मेरी कोई पहचान नहीं, एज़ ए एनेस्थेटिस्ट पहचान नहीं है, तो मैंने सोचा क्या करें? तो एक बार एक लंदन से डॉक्टर मुझे मिले, तो उन्होंने वो क्रॉनिक पेन प्रैक्टिस कर रहे थे। तो उन्होंने कहा, "डॉक्टर बाहेती आप क्रॉनिक पेन क्यों नहीं शुरू करते?" ये मैं 1985 की बात कर रहा हूँ। अ, तो मैंने सोचा, जब मैं बॉम्बे हॉस्पिटल में काम कर रहा था, उस समय मैंने देखा मुंबई में कोई पेन क्लिनिक नहीं था और हमारे देश में भी पेन क्लिनिक दूर-दूर तक कहीं पेन मैनेजमेंट का कोई नाम नहीं था। शुरू में क्लीवलैंड क्लिनिक में मुझे 1 महीने के लिए इंटरनेशनल स्कॉलरशिप मिली 1991 में, और उसके बाद मैं वापस मुंबई बॉम्बे हॉस्पिटल आया। मेरे चेयरमैन से मैंने मेरा मीटिंग हुई, तो उन्होंने पहला ही सवाल पूछा कि एनेस्थेटिस्ट कुछ कर सकते हैं? यानी उनकी उनका मन ये था कि ये नॉन क्लिनिकल ब्रांच है और हमेशा बिहाइंड द स्क्रीन रहते हैं, तो ये क्या करेंगे? तो तो हमारे एमडी ने कहा कि सर ये क्लीवलैंड क्लिनिक अमेरिका जाके आए हैं, वहाँ 1 महीना रह के आए। अच्छा, ये अमेरिका गए हैं, क्लीवलैंड क्लिनिक गए, ठीक है, इनको फिर पेन क्लिनिक अलाउ कर दीजिए काम पे। लेकिन जैसे हम सब जानते हैं, आज मैं 1980 की बात कर रहा हूँ, आज 2025 है। आज पूरा सीन पेन मैनेजमेंट का हमारे देश में चेंज हो गया है। तो उस समय ना तो कोई एक्सपीरियंस, ना तो कुछ अनुभव, ना कहीं कुछ पढ़ाई, किताबें भी नहीं मिलती थी और ऑब्जर्वरशिप इंडिया में तो मुश्किल ही था। जैसे कि हम जानते हैं कि अमेरिका के लॉ इतने स्ट्रिक्ट है, अ, ऑब्जर्वरशिप या पेशेंट को टच करना इट्स आउट ऑफ क्वेश्चन, बिकॉज़ अगर आपके पास फेलोशिप नहीं है, तो आपको पेशेंट को टच भी नहीं करने। तो जब मैं क्लीवलैंड क्लिनिक में था, तो स्टैंटन हिक्स वो मेरे चेयरमैन थे पेन क्लिनिक के। तो उन्होंने लास्ट डे डबल गाउन पहन के मुझे एक सिम्पैथेटिक ब्लॉक चल रहा था कि नीडल कैसे फ़ील होती है बोन पर, ये उन्होंने मुझे एहसास कराया। तो उस समय मुझे बोन पे फीलिंग कैसी होती है, उस समय मैंने एक मतलब महसूस किया। लेकिन आप जब सब जानते हैं, इससे कुछ नहीं होता, वो बेसिक्स भी नहीं है। तो फिर मैं वापस इंडिया आया। धीरे-धीरे मैंने अपने एक सर्जन से बात की कि मैं पेन क्लिनिक शुरू करना चाहता हूँ, ओपीडी शुरू करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे एक बात कही, "बायटी, वार्म द सीट फॉर फर्स्ट 1000 डेज़।" मैं बोला, "व्हाट आफ्टर दैट?" "नेक्स्ट 1000 डेज़ अगेन वार्म द सीट।" जब तक आपको सीट को गर्म महसूस चटके नहीं बैठते हैं, तब तक आप बैठते रहिए। क्योंकि बैठना अवेलेबिलिटी इज़ अ की थिंग फॉर एनी सक्सेसफुल क्लिनिकल प्रैक्टिशनर। क्योंकि अगर ना आप नहीं बैठ रहे हैं, तो आपका वार्ड पर जो बाहर वेटिंग रूम में बैठा है, वो बोलेगा, "अरे डॉक्टर साहब तो आते नहीं।" और दूसरा एक बात थी, परसिवरेंस, लगे रहो, चाहे पेशेंट आए ना आए, 2 घंटे क्लिनिक में बैठना है तो बैठना। उस समय तो ना तो कोई किताब मिलती थी, उस समय व्हाट्सएप भी नहीं था, तो कुछ नहीं था। तो बैठ के कुछ ना कुछ एनालिसिस की किताब पढ़ रहे हैं या कोई नॉवेल पढ़ रहे हैं, ऐसे काफ़ी समय गुज़ारा। लेकिन
उस समय मेरे एमडी ने बोला, मैंने सर इसके कोई चार्जेस है क्या? तो बोले डॉक्टर बाहित आप काम करते रहिए, हम देखेंगे अगर केसेस जैसे आते हैं फिर हम चार्जेस कर देंगे। आप विश्वास नहीं करेंगे कि पहले 5 साल मैंने ऐसे केसेस किए, चार्जेस का तो भूल ही जाओ, खाली करते रहो। तो ऐसे मैंने अपनी पहचान बनाई और धीरे-धीरे सर आपकी बातें सुन करके मुझे 1980s के सारे अमिताभ बच्चन के गाने याद आ रहे हैं, मुकद्दर का सिकंदर से शुरू होते हुए। नहीं, आई कैन एप्रिशिएट द चैलेंजेस एंड थैंक यू फॉर गिविंग अस दैट इंट्रोडक्शन। वो काफ़ी चीज़ों को पर्सपेक्टिव में डालने के लिए जो हमारे लिसनर्स हैं उनको काफ़ी इंस्पिरेशनल लगेगा कि उस समय जब कुछ भी अवेलेबल नहीं था, तब आपने कैसे अपनी जगह बनाई, कैसे आपने अपनी ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की। अब बात ही छोड़ दो कहाँ पे जाने के लिए आप कितनी मेहनत करने को तैयार है, उस पे बात आ जाती है। आई कैन क्लियरली सी व्हाट द challenges would have been at that time and how you have reached where you are. But coming back to I'm like that's a very useful introduction for us कि कहाँ से शुरू हुए थे। एंड आई नो आपने बहुत ही किताबें लिखने के अलावा बहुत ही प्रीमियर रोल्स प्ले करे हैं, जैसे आप आईएसएसपी के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, आपने अपने जो हॉस्पिटल था उसमें एनेस्थीसिया के एचओडी भी रहे हैं। तो आई एम श्योर हैविंग एन person at the top like you always inspires others in your department as well. बट जो मैं मोटे तौर पे आपने ये जानना चाहूँगा वो ये है कि किताबें लिखने का कहाँ से शुरू हुआ? ये पहली हाँ, अपॉर्च्युनिटी आपके पास कहाँ से आई? खुद आप ढूँढने निकले या किसी ने ला के दे दी? कहाँ से क्या कहानी है इसकी? देखिए ऐसे है कि जब मैं अपनी पेइंग प्रैक्टिस सेटल कर रहा था, तो मैंने महसूस किया कि मैं ये कर तो रहा हूँ लेकिन पढ़ने के लिए कोई किताब नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो किताबें लिखें, लेकिन किताबें लिखने के लिए अमूर्त अनुभव चाहिए था। अगर मैं नेट से लिखूं तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तो मैं सोचा कि चलो कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज कर। तो वो मेरे दिमाग में आया। तो कॉन्फ्रेंसेस हमने ग्लोबल अपडेट ऑन पेन 2000 में हमने शुरू की। तो हमने हर 3 साल 2015 तक 6 कॉन्फ्रेंसेस हमें ग्लोबल अपडेट। तो हर एक कॉन्फ्रेंसेस में हमारा ये रहता था कि साइंटिफिक प्रोग्राम तो रहेगा, लेकिन उसके साथ लाइव हैंड्स ऑन कैडावर वर्कशॉप, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन वर्कशॉप, पेन एग्जीबिशन और पेन अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर ले पीपल। ये 4 चीजें हमारे अक्सर रहेगी। और आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि हमारे यहाँ जे हॉस्पिटल है, वहाँ पे बहुत बड़ा एनाटॉमी लैब था। वहाँ पे हम 4 cadavers with the 4 C arms. We used to conduct live demonstration workshop. उस समय जब मैं विदेशों में गया, तो मेरे कुछ विदेशी दोस्त जो जो मेरे लिए मेंटर साबित हुए हैं, डॉक्टर संजय बख्शी, जो न्यूयॉर्क से हैं, डॉक्टर संजीवा गुप्ता, देन डॉक्टर मंची कंटी, डॉक्टर गेडू फ्रॉम इंडिया, ये सब मेरे दोस्त बने। और इन्होंने हर 30 साल पे डॉक्टर संजय बख्शी, डॉक्टर गुप्ता, डॉक्टर सुभाष जैन, ये रेगुलरली हमारे ग्लोबल अपडेट में आते थे। और यहाँ हर 15 साल तक उन्होंने मुझे सिखाया, मुझे जो भी बड़ा किया। और मेरे साथ बहुत से पेन फिजिशियंस इंडिया में हैं, जो इन लोगों के साथ रह के उन्होंने तो ये तो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन वर्कशॉप करना, कैडावर वर्कशॉप करना, ये चीज़ें बहुत फेमस हो गई है। तो मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व महसूस होता है कि ग्लोबल अपडेट ऑन पेन जो हमने 2000 में शुरू की, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन वर्कशॉप या हैंड्स ऑन कैडावर वर्कशॉप, इस उतने नहीं होते थे मुंबई एंड इन इंडिया। इवन आईएसएसपी के मीटिंग्स में भी बहुत कम वर्कशॉप होते। तो ये हमने शुरू किया, ये ट्रेन। अच्छा, इसके बाद मैंने सोचा ठीक है कॉन्फ्रेंसेस तो कर रहा है, लेकिन किताबें कहाँ? सस्ती किताबें और अच्छी किताबें। तो मैंने इस चीज़ सोचा कि चलो क्यों ना किताब से लिखने का सोचे। तो मुझे तो कोई अनुभव नहीं था। अच्छा, मेरे साथ डॉक्टर संजय बख्शी, डॉक्टर संजीव गुप्ता, डॉक्टर गेलू, ये ये लोगों के चारों का हमने एडिटोरियल टीम बनाई। हाँ। और एडिटोरियल टीम बना के ये इसलिए किया मैंने कि डॉक्टर संजय बख्शी अमेरिका से थे, डॉक्टर संजीव गुप्ता यूके से। तो मुझे मल्टीपल ऑथर्स फ्रॉम ऑल ओवर द ग्लोब आई कैन एक्सेस। तो ये हमने पहले शुरू किया। तो उन्होंने अपने सारे दोस्तों से बात की और इन्होंने काफ़ी गाइड किया मुझे कि कैसे हमने शुरू किया। तो मैंने सोचा पहली बुक क्या होनी चाहिए?
मेरा हमेशा मानना है कि सीइंग बी इज बिलीविंग। मैंने सोचा कि इंटरवेंशन पे किताब लिखो, जिससे जो रीडर्स जो पढ़ रहे हैं वो किताबें वो पढ़ के वो और हमने हाँ हाँ 1 साल पहले मैंने स्टेप वाइज इंटरवेंशन पेन मैनेजर यानी पूरी ओनली फ्लोरोस्कोपिक इमेजेस तो एटलस बनाया मैं। हुँ, और उसके बाद मैंने फिर इंटरवेंशन पेन मैनेजमेंट, फिर सिम्पटम ओरिएंटेड पेन मैनेजमेंट ये हुँ। किताब लिखी और इसके साथ-साथ एज़ ए एनेस्थेटिस्ट मैंने सोचा कि चलो एनेस्थीसिया के लिए कुछ योगदान किया जाए। इसलिए अंडरस्टैंडिंग एनेस्थीसिया इक्विपमेंट एंड प्रोसीजर। मुझे जो समझ में आया कि पहली चीज़ जो आप बताना चाह रहे हैं कि आपकी जो किताब निकली वो नेसेसिटी से निकली क्योंकि और कुछ रिसोर्सेज़ थे नहीं और आपके साथ में और भी बहुत सारे लोग थे जिनको इनसे फ़ायदा हुआ। ये तो मैं समझ गया। तो दूसरी चीज़ जो मैं पूछना चाहूँगा आपसे, बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी जानना चाहेंगे, किताब लिखनी किसको चाहिए? क्या मतलब मैं भी एक प्रोफ़ेशनल हूँ, क्या मुझे लिखनी चाहिए? मतलब क्या ऐसी चीज़ है कि कोई इंसान क्या ऐसा कोई क्राइटेरिया है जिसको टिक करना ज़रूरी है या मतलब किसको लिखनी चाहिए? दैट इज़ माय बेसिक क्वेश्चन टू यू। ऐसे है जो हमारा पेन मैनेजमेंट हमारा सब्जेक्ट है और उसमें जब हमको किताब लिखनी है, तो कोई भी किताब अगर लिखनी है, तो पहले एक टीम बनाइए। यानी आपके जैसे विचारों वाले आपकी और उनकी वेवलेंथ जुड़ती हो, ज़्यादा क्लैशेस ना हो, ज़्यादा ईगो वाले लोग ना हो। तो उससे और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है कि मेरी जो टीम क्या है, एडिटर टीम, डॉक्टर संजय बख्शी, डॉक्टर संजीवा गुप्ता, डॉक्टर गेरू, इन्होंने मुझे इतना खुली छूट दे दी कि जो करना है करो। यानी ये मेरे लिए बहुत पॉजिटिव बात है। उसके बाद अ, ट टाइटल का सोचना, तो मैंने जैसे पहले भी कहा कि सीइंग इज़ बिलीविंग। जब तक और इंटरवेंशन ये एनेस्थीसिया का पेन फिजिशियन का एक बहुत बड़ा वेपन है मेरे ख्याल से इंस्ट्रूमेंट। मैंने सोचा कि चलो पहले प्रोसीजर कैसे करते हैं, इसके बारे में लोगों को जानकारी। अच्छा मैं तो ये तो सोचा लेकिन इसके साथ हम अ, टॉपिक्स कैसे चूज़ करें, उसके सेक्शंस कैसे बनाएँ? क्योंकि सेक्शन में बेसिक शुरू होना चाहिए। बेसिक्स में फ्लोरोस्कोपी एनाटॉमी मालूम होना चाहिए। सीटी स्कैन के बारे में मालूम होना चाहिए, एक्स-रे के बारे में मालूम होना चाहिए। फिर बोन डेंसिटी के बोन डेंसिटी के बारे में ईएनजी है, ये सारे शुरू में बेसिक पहले फर्स्ट सेक्शन हमने बेसिक किया। तो बेसिक और उसमें उसके बाद मेडिकेशंस इन पेन, जितने भी हम मेडिकेशन यूज़ करते हैं, एनाल्जेसिक्स है, न्यूरोपैथिक पेन ड्रग्स है, एंटी डिप्रेसेंट्स है, ये सारों की फिजियोलॉजी और इनके साइड इफेक्ट्स और इनके ब्लड लेवल्स, तो उनको ढूँढना। तो एक फार्माकोलॉजिस्ट प्रोफेसर को ढूँढा केईएम हॉस्पिटल से। तो उन्होंने वो फार्माकोलॉजी ऑफ द पेन मेडिकेशन, उनका ब्लड लेवल्स ये इसके बारे में चैप्टर लिखा। एक रेडियोलॉजिस्ट ने सीटी स्कैन की स्पाइन एनाटॉमी लिखी। सीटी स्कैन स्पेशलिस्ट ने सीटी के बारे में लिखा। एमआरआई वाले ने एमआरआई लिखा। बोन डेंसिटी वाले ने ये तो ऐसे हमने बेसिक सेक्शन ऐसे पहले किया। फिर पेन प्रोसीजर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब फ्रॉम द हेड नेक, देन हेड नेक में ट्राइजेमिनल, मैंडिबुलर, मैक्सिलरी, ये सब ब्लॉक, फेशियल नर्व है। फिर उसके देन अगेन ब्रेकियल प्लेक्सस, देन यू गो टू द चेस्ट, चेस्ट में इंटरकॉस्टल नर्व ब्लॉक आ गया। फिर उसके बाद एब्डोमेन में सो मैं समझ तो रहा हूँ। ऐसे अपने सेक्शन अलग-अलग सेक्शंस हमने बनाए। तो मोटे तौर पे जो मुझे अभी तक समझ में आया है, पहले तो एक टीम बना लो, ठीक है? उसके बाद टीम बनाने के बाद एक जो आप कहना चाह रहे हैं कि बुक का आउटलाइन बन जाना चाहिए कि बेसिक सेक्शंस कौन से हैं, एडवांस सेक्शन कौन से हैं। देन यू गो ऑन टू द जर्नी ऑफ फाइंडिंग कि कौन से सेक्शन को कौन बेस्ट आदमी एड्रेस कर सकता है ना? To be targeted more on the foreign author initially to start with. Then ऑथर को भी इंस्ट्रक्शन क्या देने हैं वो भी बताना है। उसके लिए मैन्युस्क्रिप्ट गाइडलाइन बनाई। पहले फर्स्ट इज ए लेटर ऑफ इनविटेशन,
फर्स्ट ऑफ द लेटर, ऑफिशियल लेटर के वी आर इनवाइटिंग यू। डज़ इट बिकम अ फैक्टर कि आप जब किताब लिखने की सोच रहे हैं कि मैं पेन इंटरवेंशंस पे मान लेते हैं किताब लिखना चाहता हूँ, 4 और किताब पहले से ही हैं जो चल रही हैं। डज़ इट बेयर ऑन योर माइंड कि मैं लिखूँ, चले ना चले, इतनी मेहनत करूँ? हाउ डू यू ओवरकम दैट और इज़ दैट अ फैक्टर टू कंसिडर और नॉट? देखिए ऐसे है, ये मेडिकल बुक्स है। इट इज़ नॉट एन फिक्शन बुक कि जो लाखों में, करोड़ों में बिकेगी। अ, हर जो प्रिंट मिलता है निकलता है एक एक एडिशन का 1000 कॉपीज़ निकलता है। अच्छा, शुरू-शुरू में खरीदने वाले पेन फिजिशियन तो थे नहीं। एनेस्थेटिस्ट थे या एनेस्थीसिया मेडिकल कॉलेजेस उन्होंने खरीद ली। तो इनिशियल में पहली मेरी पहली प्रिंट जो इंटरनेशनल पेन पैलेट है, वो उसको 1000 कॉपी बिकने के लिए 5 साल लगे। ठीक है? हाँ। लोगों को मालूम भी नहीं था। अच्छा, क्योंकि अमेज़न नहीं था, ईमेल उतना आसानी से नहीं था। लोगों को तो क्या करते थे फिर मेडिकल कॉलेजेस में लेटर भेजते थे। उनको लाइब्रेरी को कॉन्टैक्ट करते थे, कि ये मैंने किताब लिखी है। मेडिकल कॉलेजेस के एड्रेसेस निकाले, फिर उनको लेटर लाइब्रेरी को लिखा कि ये मेरी किताब है और छपी है। लेकिन पेन डिपार्टमेंट ही नहीं होता था बहुत जगह तो पहले एनएसएस के लोग किताबें नहीं खरीदते थे क्योंकि किताबें इतनी महंगी थी और हमने लिखी वो हमारी जो किताब है वो भी जैसे अंडरस्टैंडिंग एनेस्थीसिया इक्विपमेंट। और एक बात मैं बोलना भूल गया, मेरे हर किताब के साथ वीडियोस है। ये बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। तो क्योंकि आप पढ़ेंगे लेकिन देखेंगे कहाँ से? तो वो जो वीडियो सारे लीक वीडियो है सारे प्रोसीजर्स के, दैट वाज़ अनदर सेलेबल थिंग फॉर माय बुक्स सो दैट पीपल कैन इमीडिएटली ट्रांसफॉर्मेशन करना है। पढ़ने से तो पता नहीं चलेगा क्योंकि फ्लोरोस्कोपी इमेज ही समझ में नहीं आती। मुझे ये कहने में हिचकिचाहट नहीं है, फोरामन कैसे दिखता है, ये मुझे खुद को समझने में कम से कम 15 साल लगे। क्योंकि कभी ट्रेनिंग ही नहीं। सर, एक और चीज़ मेरे दिमाग में रही है, जब आप ये सोचते हैं किताब लिखने का, है ना? मैंने आपकी जर्नी देखी कि पहले खुद करना है, खुद सीखना है, फिर औरों को सिखाना है, प्रैक्टिस लेनी है, फिर और पढ़ना है, किताबें नहीं है, किताबें लिखनी है ना? जब मैंने किताब लिखने का सोचा तो मैंने सोचा कि सिंगल ऑथर बुक नहीं होनी चाहिए। क्योंकि सिंगल ऑथर बुक क्योंकि देखिए हर आदमी तो सब कुछ नहीं जान सकता है। हम दो आई वाज एनेस्थीसिया टीचिंग बट आई कांट क्लेम कि आई न्यू एवरीथिंग इन एनेस्थीसिया। तो पेन के बारे में कभी कैसे पता चलेगा? तो इसलिए मैंने सोचा कि मल्टी ऑथर बुक होनी चाहिए। लेकिन लगभग मतलब पूरा फ्रॉम कंसीविंग टू पब्लिशिंग वीडियोज़ भी एक और नया चैलेंज आ गया बीच में। रफली टाइम फ्रेम क्या रहता है इसमें? मतलब कितने महीने, साल? टाइम फ्रेम फ्रॉम कंसीविंग द आइडिया ऑफ राइटिंग अ बुक टू एक्चुअली पब्लिशिंग इट? अच्छा, इनिशियली क्या हुआ, देखिए कोई भी अगर आप किताब लिखने का सोचे, कोई अगर नया डॉक्टर सोच रहा है, तो कम से कम उसको मुझे लगता है अगर वो पहली किताब लिख रहा है अपनी, ना किसी को जानता नहीं, तो कम से कम 1.5 से 2 साल एक किताब लिखने के लिए और आपके एक्सपीरियंस में जब पहली लिखी और दूसरी, तीसरी, चौथी लिखी तो क्या ये सिग्निफिकेंटली बिल्कुल। कम हो जाता है? क्या मैंने पहली जो किताब लिखी उसमें मुझे कम से कम 2 डेढ़ 2.5 से 3 साल लगे। लेकिन दूसरी किताब में क्या हो गया, ये ऑथर लिस्ट मेरे पास रेडी थी, मेरे पास टीम रेडी थी, क्योंकि वही टीम हमने सारे किताबों में 4 एडिटर जो है, सारे किताबों पे टीम एक थी। एक और काम करना है, इतने भी आपके डिफरेंसेस हो, टीम चेंज नहीं करनी, कीप द सेम टीम, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये पर्सनल ईगो सर, इज़ इट फाइनेंशियली रिवार्डिंग? इतनी मेहनत, इतना सब कुछ, इज़ इट फाइनेंशियली रिवार्डिंग? फा सॉरी, फाइनेंशियली पूछ रहा हूँ क्योंकि जो लोग लिखने की सोच रहे होंगे उनके लिए ज़रूरी बात होगी। बिल्कुल सही बात नहीं, देखिए इसमें क्या है, अ, जब जो भी आपकी एडिटर टीम है, जो भी आपके ऑथर है, आप ऐसे ऑथर चुनिए जिसका मोस्ट ऑफ द टाइम यू नो व्हाट इज द माइंडसेट ऑफ ईच फ्रेंड्स whom so you are calling। तो जो मनी माइंडेड है उसको एज फार एज पॉसिबल अवॉइड। मतलब नहीं है ज़्यादा रिवार्डिंग। नहीं। सर, इसमें टाइम कितना लगता है? क्योंकि हाँ, नहीं तो मिल रहा है पहले किताब टाइम। जैसे मैंने पहली किताब लिखी मैंने 2.5 से 3 साल, लेकिन जब 2.5 से 3 साल में मतलब हर हफ्ते, हर दिन कितना टाइम लगता है वो अप्रॉक्सिमेट? ये अच्छा आपने पूछा।
क्या है, मुझे अपने एनेस्थीसिया प्रैक्टिस मेंटेन करनी है। घर घर भी चलना चाहिए, लिखने से घर तो नहीं चलता है। तो फिर वीक में कम से कम आप ऐसे सोचिए, शुरू-शुरू में मैं हर दिन 2 से 3 घंटे अक्सर हफ्ते में 3-4 बार बैठता था। पहले सोचता था कि क्या करना है, लिस्ट कैसे बनानी है, फिर हर लिस्ट को जो बनाया, सेक्शन जो बनाए, टॉपिक चूज़ करना है, ऑथर्स चूज़ करना है, ऑथर से कम्युनिकेट करना है, उनसे कन्फर्मेशन लेना है। उसके बाद उनको मैन्युस्क्रिप्ट गाइडलाइन लिखना है और और हर लेक्चर इसका हमने रखा था कि 5 टू 8,000 वर्ड्स, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। और जितने हमने एक स्ट्रेस किया, आप जितने इमेजेस दे सकते हैं मुझे की, राइट अप कम चाहिए, इमेजेस ज़्यादा दो। क्योंकि क्योंकि आपका इमेजेस आपका फ़ोकस प्रैक्टिकल चीज़ों पे था कि वो देख पाएँ। यस, ये ये यस। हुँ, हुँ। वो तो इसलिए जब तो पहली किताब तो, लेकिन दूसरी किताब में मुझे वो आसानी रही। दूसरी किताब मैंने सोचा कि भई पहला तो इंटरवेंशन ही लिखा, तो थोड़ा थियोरेटिक नॉलेज भी होना चाहिए। तो फिर हमने सिम्पटम ओरिएंटेड पेन मैनेजमेंट, ये दूसरी किताब। हुँ। उसमें हमने कॉमन सिम्पटम जो है हमारे इसमें, बैकएक है, साइटिका है, सर्वाइकल पेन है, हर्पीस है, फिर बोन पेन है, मायोफेशियल पेन है, कैंसर पेन, ऑल न्यूरोपैथी, ये सारे हमने उसके अलग थोड़ी उसमें थोड़ी थियोरेटिकल जानकारी विच रिलेशन विद द प्रैक्टिस, तो वो हमने सिम्पटम ओरिएंटेड पेन मैनेजमेंट वो अलग सेकंड बुक में नहीं। तो तो सर उसमें भी हम जो मुझे समझ में आ रहा है कि टाइम बहुत लग रहा है ना? पैसा आएगा नहीं इससे, राइट? तो 2 सवाल उठते हैं। पहली चीज़ इंसान अपने आप को मोटिवेटेड और ऑर्गनाइज़्ड कैसे रखेगा? सबसे बड़ी बात मेरे फैमिली का सपोर्ट, माय वाइफ, मेरे माय बोथ द चिल्ड्रन, दे डिडन्ट डिस्टर्ब मी मच इन द सेंस, जो पापा माय मिसेस यूज्ड कि जो कर रहे हैं इनको करने दो, इनको ज़्यादा हमने उस समय हॉलिडेज़ भी बहुत कम किए, ज़्यादा किए नहीं। एक ही हॉलिडे का मौका होता था कि मैं इंटरव्यू से कॉन्फ्रेंस चलना चाहता था, तो उसके साथ मेरा घूमना हो जाता था, लेकिन मेरे फैमिली ने कोई नहीं घूमते कहीं जा सकते। और आई एम ओनली अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली। सो जो भी जैसे चलता था वैसे चलाया। और लेकिन हमारी टीम का जो है वो सबसे बड़ा योगदान, दे वर वेरी सपोर्टिव। दैट्स वेरी यूज़फुल। तो दूसरा मुझे ये जो पूछना था, जो मैं कह रहा था दूसरा बाद में, वो ये सवाल था कि क्या अगर फाइनेंशियल गेन्स नहीं है, तो किताब लिखने के और क्या गेन्स रहते हैं? ऐसा क्या चीज़ है जो लोगों को मोटिवेट करता है या आपको पहले लिखते हुए नहीं पता था, बाद में पता चला कि यार इसका तो ये भी फ़ायदा हो सकता है? बिल्कुल, ये तो बहुत देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी रेडी टू लर्न, बिलीव इन योर ऑथर, योर टीम इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ये अच्छा, उसमें हमने और एक प्लेगरिज्म का इश्यू, वो भी हमने मैंने इसको गाइडलाइन में लिखा था कि आप जो भी आप दे रहे हैं उसका प्लेगरिज्म ना हो, ये इसका भी ध्यान रखें। अच्छा, उसके बाद क्या हो गया, जब सारे चैप्टर्स तो आ गए, देखिए चैप्टर्स को करेक्ट भी करना है, चैप्टर्स को लेआउट भी करना है। कहीं अच्छा, उसके बाद वो चैप्टर पहले मैन्युस्क्रिप्ट जो है मैं पब्लिशिंग डिपार्टमेंट को भेजता था। वो अपने हिसाब से प्लेगरिज्म इश्यू चेक करते थे। वो प्लेगरिज्म इश्यू करेक्ट करना है। और उनके हिसाब से जो कुछ क्वेरीज आए हैं, वो क्वेरीज को सॉल्व करने, अगेन यू कॉन्टेम्प्ट द ऑथर, तो ये क्वेरी आई है, आप अपने भाषा में पहले लिखिए कि इसको कैसे लिखना है, क्योंकि प्लेगरिज्म का इशू ना आए, तो ये सब ना आए, ये भी आपको ध्यान रखना। तो सबसे बड़ा चैलेंजिंग ये काम। सर आपने मान लेते हैं आपने एक चैप्टर मुझे दे दिया बुक में लिखने के लिए, हाँ, मैंने वो लिखा, आपको भेज दिया। अब उस चैप्टर का क्या होगा? आप खुद पढ़ोगे, कोई एडिटर पढ़ेगा या सीधा पब्लिशर के पास भेजेंगे? नहीं, क्या पहले मैं पढ़ूंगा उसको, ओके, समझने की कोशिश करूंगा कि कहीं बहुत एडवांस लैंग्वेज कोई ज्यादा लिखी थी तो उसको मैं थोड़ा मॉडिफाई करूंगा। समझो रेफरेंसेस कुछ, आई चेक द रेफरेंसेस ऑल्सो, ये वो बराबर है कि नहीं, जहाँ तक हो सके अपने लेवल पे प्लेगरिज्म की इशू कम हो। फिर उसके बाद इमेजेस बराबर है कि नहीं, इमेजेस के रिजोल्यूशन बराबर है कि नहीं, सारे इमेजेस जेपीजी है कि नहीं, जेपीजी होने से ही वो बराबर प्रिंट होते हैं।
ये सब पूरा ध्यान रखना पड़ा और इसके बाद सब होने के बाद देन आई यूज्ड टू सेंड इट टू द एडिटर्स पब्लिशिंग हाउस। तो एक एडिटर ही पढ़ता है नॉर्मली, सारे अगर माना कि को एडिटर्स भी हैं उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं पढ़ लिया बहुत है। हाँ, यूजुअली आई लेफ्ट इट टू द मेन ऑथर कि आपको ऑथर लेना है आप लीजिए, तो वी हैव नो रिस्ट्रिक्शन। ओनली कंडीशन वाज ओनली फर्स्ट ऑथर विल गेट द कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी, ये उनको उनको मैंने बताया। तो इसलिए वो ऑथर 2 हो 4 हो उससे कुछ हमको आई हैव नथिंग टू डू। तो पब्लिशर के लेवल पे क्या हेल्प मिलती है? और में थोड़ा सिनेरियो चेंज हो गया है, पीडीएफ कॉपीज बन जाती हैं, व्हाट्सएप पे डिसेमिनेट हो जाती हैं, अमेज़न पे ई ई कॉपीज मिल जाती हैं। सो एक ये भी सवाल जो उठ गया है, जो शायद पता नहीं पहले होता था या नहीं होता था, कि ऑनलाइन पब्लिश करना है या हार्ड कॉपी में पब्लिश करना है, इस पे आपका क्या टेक है सर? देखिए उस समय जो पहली बुक बनी उस समय ऑनलाइन इतना चलन नहीं था। तो उस समय हार्ड कॉपी निकालना ज़रूरी था। तो उस समय मुझे लगता है माय सेकंड थर्ड एडिशन के बाद ई कॉपीज़ मे बी से अराउंड 2005 और 2010 उस समय थोड़ा ई शुरू हुआ। हुँ, तो दैट आई लेफ्ट विद द पब्लिशर। ऐसा कि आपको जो ऑनलाइन करना है, ई कॉपीज़ करने हैं वो पब्लिशिंग हाउस डिसाइड करता था। मैंने उसके बारे में ज़्यादा उनसे डिस्कस नहीं किया। तो हुँ, मैंने आप डिसाइड करो कि आपको कॉपीज़ कितने करने हैं और ई कॉपीज़ आपको कितने बनाने हैं। वो आपका जो भी सर्कुलेटिंग सिस्टम है, आप उसके हिसाब से आप चलिए। तो मैंने उसमें ज़्यादा इंटरफियर नहीं किया। व्हाटएवर दे गिव आई जस्ट आई गॉट इट। एक्सेप्ट। So when you are selecting your publisher, apart from having stores or being able to be visible publicly, what were your other criterias for approaching JP or any यस। XYZ तो publisher? प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर फ्रेंड्स, ask your editors, ask your authors to write email once a book is published. So they were the resources. उसके बाद then I used to write to the lot of libraries in the So you mean India. for the marketing of the book or for increasing its uptake. But Yes, आप yes. publisher कैसे select करा, मैं वो जानना चाह रहा था। इसीलिए मेरे पास कोई चॉइस नहीं, to Okay, be very okay. But then और you stuck to them because they were very good. लगता है कि उस समय मेडिकल बुक पब्लिशर बहुत कम हो गए। Hmm. अ, अ, अच्छा मेडिकल पब्लिशर जैसे मैंने बताया कि आई वांटेड अ पब्लिशर विथ आउटलेट सेलिंग फैसिलिटी। तो ये जेपी के पास था। तो इसलिए मुझे और जेपी वाज ए नोन पब्लिशर इवन ड्यूरिंग दोज़ डेज़। तो मैंने काफ़ी उनके मेडिकल बुक्स देखता था मैं। तो मैंने सोचा कि दीज़ आर द और लकीली विथ इनिशियल रिस्पॉन्स ओनली दे वर वेरी कोऑपरेटिव एंड सो फिर उसी को मैंने कंटिन्यू किया। मैंने किसी और को व्हाट मेड यू, मतलब उन्होंने भी आपको सिलेक्ट करा, आपने भी उनको सिलेक्ट करा, तो उनकी तरफ से कोई क्राइटेरिया था जो सॉरी मुझे लगता है कि उनको मैंने कांटेक्ट किया थ्रू समबडी। मेरा एक दिल्ली का कोई दोस्त था, अभी याद नाम याद नहीं आ रहा। उन्होंने बोला कि ये उनको मुंबई में भी उनका आउटलेट है जेपी के। तो एक बार मैं उनके पास गया तो मैंने बोला ऐसा ऐसा, तो उन्होंने फिर मुझे डिटेल उनका दिल्ली का एड्रेस बोला हमारे पब्लिशिंग हाउस को। तो मिस्टर विच जो है चेयरमैन, वी आर गुड फ्रेंड्स। तो ही इनकरेज मी कि सर आप भेजिए किताबें, हम आपको ये तो सर पूरे प्रोसेस में सबसे बड़ी गलतियां लोग क्या करते हैं या कहाँ होती हैं, और सबसे बड़ा चैलेंजिंग चीज क्या रहता है? मैं अपनी पहली गलती आपको बताता हूँ। हम्म। मेरी जो पहली बुक पब्लिश हुई, सारा चेक किया, एडिटर ने चेक किया, मैंने चेक किया। आप विश्वास नहीं करेंगे, एक ऑथर का नाम भी प्रिंट करना भूल गए। आप सोचिए यानी कैसे गलतियाँ होती है, कितना चेक करने काउंटर चेक करने के बाद बुक प्रिंट हो गई, फिर भी किसी के ध्यान में नहीं। तो ये गलतियाँ भी हुई है मुझसे। तो लेकिन बाद में ये दिस वाज़ आफ्टरवर्ड वी आर तो ये गलतियाँ भी होती है। तो काउंटर ये बहुत कितना करने के बाद भी गलतियाँ हो सकती। तो ये बहुत ज़रूरी दैट्स वेरी यूजफुल कि काउंटर चेक। और सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्या रहता है? मुझे लगता है लोगों को पीछे पढ़ पढ़ के उनसे राइट अप टाइम पे लेना काफी चैलेंजिंग रहता होगा। बिल्कुल सही बात। वो क्या होता है अभी मुंबई अभी तो मुंबई में है, तो हम फट से व्हाट्सएप कर लेते हैं, कॉल कर लेते हैं। उस समय तो ये भी पॉसिबल नहीं था।
तो ईमेल ही करना पड़ता था और वेट एंड वॉच, रिपीटेड ईमेल रिमाइंडर्स भेजो, रिपीटेड ये करो। और या हमारे एडिटर दोस्त है, उनको बोलते थे, अरे यार जरा उनसे बात कर ले, वो बेचारे जल्दी करने को। तो वो फिर ऐसे थोड़ा उनके पीछे है ना, जरूरी नहीं हर एक के लिए, एक दो तीन ऑथर मिलते हैं आपको जो जिसको ज्यादा पीछे बाकी अगली बार निकाल 90। देते कि नहीं? नहीं, मैंने किसी को ऐसे नहीं किया, मैंने नहीं किया, मैं मेरा भी क्योंकि अगली बार है फिर, ठीक है। मैं किसी को भी ऐसे तूने भेजा नहीं है, मैं- मैंने सोचा कि नहीं, हो सकता है किसी वजह से उसने नहीं किया होगा, तो थोड़ा लेट उसको थोड़ा टाइम दे दो और उसको मुझे लगता है कि किसी विद विद टाइम आप किसी को उन्हें ग्रेस पीरियड 15 दिन पहले का बोलते होगे डेडलाइन। अच्छा, वो तो सब करते ही हैं, वो तो सब करते ही हैं। वो अगर 8 वीक्स है तो 6 वीक्स बोलते हैं। फिर उसके बाद 6 वीक जब वो होते हैं तो 4 वीक्स को हम उनको रिमाइंडर भेजना शुरू कर देते हैं कि आप ये करो। फिर अ, मुझे ये बात बड़ी चैलेंजिंग लगती है कि इतना सारा कोऑर्डिनेशन है। मान लो 25 चैप्टर भी हैं, 50 चैप्टर भी हैं, हर एक का 1 ऑथर, 2 ऑथर, कौन-सा चेक हो गया है, कौन-सा नहीं चेक हुआ है, किसको क्या भेजा है, किसका जवाब आ गया, किसका डेडलाइन में नहीं आ रहा है। क्या कोई व्हाइट बोर्ड बना रहता है, कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं? कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं आप ये सब कुछ? नहीं, कुछ नहीं, सभी यहाँ पे भी अलर्ट और कुछ नहीं। ऐसे अच्छा, उस समय क्या ऐसे तो कुछ नहीं कि मेरे पास सेक्रेटरी है, मेरे पास कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं, सभी यू डू इट फॉर योरसेल्फ, और वो आपकी मन की तैयारी चाहिए कि आप पे डिपेंड है कि मैं सेक्रेटरी वो करेगा, वो नहीं चलता है। जब तक जहाँ तक हो सके आप खुद करते रहो, वही ज़्यादा ठीक है। डिपेंडेंसी जितनी कम हो, वो ज़्यादा मेरे ख्याल से कम रखो। तो फुल टाइम कमिटमेंट की ज़रूरत है, ये तो मुझे समझ में इट इज़ फुल टाइम कमिटमेंट। और लगे रहो, परसिवरेंस दैट इज़ द थिंग यू हैव टू बी। बिना नाम लिए बता दीजिए, को-एडिटर्स के साथ में लड़ाई-झगड़ा भी होता ही होगा? ये क्यों नहीं करा, वो क्यों कर दिए? नहीं, बिल्कुल आई एम वो मैं आपको बोल रहा हूँ, बिल्कुल नहीं हुआ। तभी आई एम वेरी क्या सर अभी 15 ज़्यादा? हाँ, कितना बुक सॉरी। हो टोटल कितना बुक हो गया? 15? देखिए, अबाउट 16, 15, 16 books, or some books are say 2 edition, 3 edition, like that. Total. Or and one of the book on Kindle also I have published, My Pain, My Companion. It's on Kindle. सर एक लास्ट सवाल, कोई एक एडवाइस जो आप देना चाहते हैं, जो भी किताब लिखना चाह रहा है, चाहे वो किसी भी एस्पेक्ट से रिलेटेड पर्सनल हाँ, अरेंजमेंट्स, हाँ, एक एक फाइनेंस, सबसे एक आप एडवाइस। हाँ, देखिए, आपको किताब लिखनी है ना, तो ऐसी लिखिए कि जो पढ़ रहा है या जो दूसरा जो लिख रहा है, वो ये सोचे कभी एक ये बेस्ट बुक और मैं ऐसी लिखूँ। आई आई थिंक सर ये जो बात है ना, कि ये भी एक सवाल मैं पूछने वाला था लेकिन आपने जवाब इसका पहले ही दे दिया। ऑडियंस बहुत वेरिड है, फ्रॉम अ पर्सन हु स्टार्टिंग इन पेन मेडिसिन हु वांट्स टू नो द बेसिक टू एन एक्सपर्ट हु नोज एवरीथिंग। तो जो एक्सपर्ट पढ़ेगा वो बोलेगा यार ये तो सब बेसिक बता रहे हैं, लेकिन जो बच्चा जो शुरू कर रहा है वो पढ़ेगा, वो बोलेगा यार ये तो बहुत ही एडवांस चीज है, मेरे को ये इतनी आसानी से यहाँ तक ले गया। सो आई थिंक दैट वाज व्हाट आई वाज आल्सो गोइंग टू आस्क कि आप क्या कोई टारगेट ऑडियंस लेकर के चलते हैं? But you've already answered that. You build from basics and you categorize things. So that is why I did not ask that. But I take your point, sir. Sir, thank you very much, sir. We really appreciate the guidance and somebody like you writing these books. I'm sure it will be a source of learning, inspiration, motivation for not only the readers who come from all classes, from beginners to experts, but also people who want to write books. And इसीलिए ये मैंने थोड़ा सा बात करने का आपसे ये मौका ढूँढ रहा था मैं कि थोड़ा हम जान पाएँ कि क्या चलता है बैकग्राउंड में, तो कि अगर जो लोग लिखना चाहते हैं उनके लिए कुछ चीज़ें आसान हो जाएँ तो इसमें सबका फ़ायदा है। और मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप टाइम निकाल पाएँ तो एक, अगर आप एक क्या कहते हैं उसको टाइमलाइन या एक चेकलिस्ट हमें दे दें, जिससे कि लोग जो लिखना चाह रहे हैं कि वो एक चेकलिस्ट को टिक करते जाएँ कि इस स्टेप में चलना है, स्टेप 1, स्टेप 2, हर एक का बुक लिखने का तरीका अलग नहीं, हो, लेकिन एक एक फ्लो चार्ट बोल रहे हैं आप, फ्लो चार्ट। चार्ट, चेकलिस्ट जो भी,
So anyone who's interested, they can drop a comment, and once you give it to me, I'll share it with them also, ताकि उनको भी एक एक ब्रॉड फ्रेमवर्क मिल जाए, क्योंकि काम पहली बार जब करेंगे तो शायद थोड़ा मुश्किल ही लगेगा। जैसा आपने बताया, दूसरी तीसरी चौथी बार में आसान होता जाएगा, खास करके अगर टीम बना के चलेंगे तो। लेकिन रियली हैट्स ऑफ टू यू फॉर डूइंग ऑल दिस गुड वर्क सर, and thank you for taking out the time and speaking to us, which is much appreciated, sir. Yeah, I also thank you, Dr. Amod, and I'm grateful to all the listeners, because I'm sure whatever I have given suggestions, they will be useful. And if somebody want to ask me something, you can give my mobile email ID, so they can email me, and I'll be very happy to answer to them. Sir, I will share the email ID in the write-up once I share the video, so that anyone who wants to contact you directly can approach you for relevant questions. And thank you once again, sir, very much. Thank you very much. Thank you, Doctor. Okay. Namaskar. Namaskar.